हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, दैट इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका लेक्चर 1 है, यानी पार्ट 1 है। और जो है मैं इसमें पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको। हम सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स में आने की, है ना। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन आने, तो 100 क्वेश्चन में आपको डिटेल एनवायरनमेंट नहीं आएगा। हार्डली 5 to 6 क्वेश्चन आपके पास में एनवायरनमेंट्स के आने, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आने। तो हम मेजरली उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जिससे क्या होगा, आपको इस सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत इतनी नॉलेज हो जाए कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हुए, जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रखे हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे हम लोग अपना पूरा लेक्चर सीरीज को चलाएंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसके अंदर में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, दैट इज योर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें भी हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं, दैट इज एनवायरनमेंट। इसमें भी जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर एनवायरनमेंट। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास में, तो एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या चीज? एनवायरनमेंट होता क्या है? इट इज सम ऑफ टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, दैट सराउंड्स and influence an organism and influence an organism। किसी ऑर्गेनिज्म को जो इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज योर एनवायरनमेंट, है ना। अब ये जितने भी आपके पास में बायोटिक कंपोनेंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करे, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो एक जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करे, पूरा का पूरा किसके अंदर में आ जाता है? आपका एनवायरनमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, नाउ जो सबसे पहले इन चीजों का जिक्र अगर हम लोग बात करें एक तरीके से, एक 1962 के अंदर में, 1962 में, याद रखना स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग सिर्फ उन बातों पे फोकस करेंगे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 1962 में एक बुक आई थी, ठीक है, बाई रेचेल कार्लसन। ठीक है, रेचेल कार्लसन, कार्सन, ठीक है, रेचेल कार्सन की एक बुक आई थी, जिस बुक का नाम था एक्चुअली साइलेंट स्प्रिंग। ओके, नाम याद रखिए आप लोग, साइलेंट स्प्रिंग। रशेल कार्सन ने 1962 में, एक्चुअली थे कौन रशेल कार्सन? ही वाज अमेरिकन इकोलॉजिस्ट कह सकते हो आप लोग, या बायोलॉजिस्ट कह सकते हो, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट कह लो या बायोलॉजिस्ट कह लो। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक, 1962 में। तो इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हर एक इंटरेक्शन आपका रहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। और बेसिक स्ट्रक्चर कैसा बताया था इन्होंने, कि एक एनवायरनमेंट है हमारे पास में, और एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें, एनवायरनमेंट के अंदर में वेरिएशन है कुछ। ओके, और ये वेरिएशन कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये जो चेंज आ रहा है, यानी एनवायरनमेंट में अगर चेंज आएगा तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि कुछ मोटे मोटे फैक्टर्स की बात करेंगे हम लोग, क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से देख सकते हैं आप लोग एनवायरनमेंट में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, सॉइल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। सॉइल टाइप हो गया, किस तरीके का सॉइल है। अगर सॉइल का टाइप चेंज हो जाएगा तो आपको वहां की पूरा मतलब, जैसे सपोज करके साउथ में आप चले जाएंगे तो डिफरेंट टाइप का सॉइल मिलेगा, तो वहां डिफरेंट तरीके की आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल सिस्टम मिलेगा। टोपोग्राफी में चेंज कर देंगे, चेंज इन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी चेंज कर दोगे, यानी एरिया चेंज कर दोगे, उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं चेंज हो रही हैं आपके पास में। जैसे अभी नॉर्थ में आपके पास में बहुत ठंडा है, जैसे जैसे आप ओशियनिक साइड जाएंगे तो डिफरेंट तरीके का क्लाइमेट आपको देखने के लिए मिलेगा, और डिफरेंट तरीके का इकोलॉजिकल सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ थिन लाइन, और यू कैन से दैट कि देर इज अ सेपरेशन बिटवीन एनवायरनमेंट। हर एक किसी का क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एक स्मॉल टर्म में भी आप लोग देख सकते हैं, एक लार्ज टर्म में भी देख सकते हैं। लार्ज कहने का मतलब क्या है
जिसपे इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वो लार्ज है, और स्मॉल यानी स्मॉल जिनमें इंटरेक्शन आपका स्मॉल है, यानी डिपेंडेंसी कम है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया का अपना एक एनवायरनमेंट है, बट वो अपना एक स्मॉल इंटरेक्शन शो कर में रखता है। अगर हम लोग ट्री की बात करें, तो ट्री आपका एक लार्ज इंटरेक्शन शो कर सकता है। बहुत सारी चीज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये एनवायरनमेंट को गवर्न कर रहा है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। बहुत सारी चीजों को ये एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल सकता है। अगर ट्री के ना होने से बहुत सारी चीजों में क्या हो सकता है, आपका चेंज आ सकता है। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनवायरनमेंट जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। देखो, ये तो वेरिएशन था, एनवायरनमेंट में चेंज कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एनवायरनमेंट का होना कुछ डिफरेंट चीजों पे भी डिपेंड करेगा, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए आपके, रिसोर्सेज की फॉर्म में हो सकते हैं। रिसोर्सेज की फॉर्म में हो सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। कंट्रोलर की फॉर्म में हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ कंपोनेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो कंपोनेंट्स को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। जैसे कि आपके पास में फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है। फिजिकल में आपका लैंड, एयर, वाटर, जो मेन मेन वो है वो ही आ जाते हैं। उसके बाद आपका बायोलॉजिकल हो गए। ठीक है, बायोलॉजिकल हो गए। ठीक है, बायोलॉजिकल में आपके पास में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब आ गया। और कुछ मैन मेड हो गया। कुछ आपके पास में मैन मेड हो गया। ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है बायोलॉजी एनवायरनमेंट के, जो एक पूरे सिस्टम को जनरेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग एक चीज जान लीजिए कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट आया था आपका 1986 में, और इसकी कुछ खास बात थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कब आया था आपका 1986 में। 1986, इस डेट को टाइम इसको याद रखिए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1986 में आया था। और इसने क्या किया था, इसने आपके पास में एनवायरमेंट को, इस एक्ट का मेन वो क्या था लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एनवायरमेंट इंक्लूड्स एनवायरमेंट इंक्लूड्स इसने बताया था कि एनवायरमेंट में आपके पास में फिजिकल, एबायोटिक, फिजिकल एबायोटिक, ठीक है, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। फिजिकल एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और साथ ही साथ बताया था कि ये आपस में क्या रहते हैं, दीज आर इंटरेक्टेड टू ईच अदर, दीज आर इंटरेक्टेड टू ईच अदर, इंटरेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटरेक्टेड रहते हैं हमेशा। इस चीज को भी इसने एक्सप्लेन किया था, किसने, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने। ठीक है। अब जब जो ये कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हम लोग देख लेते हैं, ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की आपका फिजिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था और इसके अकॉर्डिंग क्या थी है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया था उसमें ये लिखा गया था, है ना। तो फिजिकल क्या लो, या सबसे पहले लिख लो एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें, फिजिकल कंपोनेंट की बात करें, तो इसमें तीन मेजरली आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके पास में, सॉइल, एयर एंड वाटर। Soil, air, and water will will made a abiotic component system of environment. दूसरा आपके पास में बायोटिक कंपोनेंट आ जाता है। तो अगर हम लोग बायो मीन्स क्या होता है, जिनमें जान है ना, हम उन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें यूजुअली आपके पास में क्या आ गई, प्लांट आ गया, ह्यूमंस आ गए ना, ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस। उसके बाद में आपके पास में एनिमल आ गए, और साथ ही साथ आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आ गए, जितने भी वायरस वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तीसरा जो आपके पास में, दैट इज कल्चरल एलिमेंट की बात करें अगर हम लोग, कल्चरल एलिमेंट के अंदर में मैन मेड फीचर आ गए, मैन मेड कंपोनेंट्स। जैसे मैन मेड कंपोनेंट्स हो गए आपके पास में, मैन मेड कंपोनेंट्स। ठीक है। साथ ही साथ आपके पास में कुछ सोशल और पॉलिटिकल कंपोनेंट्स आ गए। तो मेजरली यही है कि जो आपके पास में जितने भी कल्चरल मैन मेड हो गए, सोशल सोशल हो गए, लिख लीजिए आप चाहे तो, सोशल कंपोनेंट्स हो गए, ये सारे के सारे कल्चरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये तीन जो इम्पोर्टेंट एक तरीके से तो दो तो आपके पास में कंपोनेंट्स हो गए और एक कुछ कल्चरल एलिमेंट अदर फैक्टर्स हो गए, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन हो गया ना, कहीं पे आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ करानी है तो आपने क्या कर दिया, सारे के सारे वहाँ डिफॉरेस्टेशन कॉज करा दे, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दैट इज योर कल्चरल एलिमेंट जो कि उस एनवायरनमेंट को क्या करेगा, गवर्न करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है हम लोग टर्म डिस्कस करते हैं। दूसरा हमने जो टर्म लिखा था दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के उसमें, क्योंकि ये हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको गवर्न करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक्चुअली क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है, किस पर बेस्ड है कॉन्सेप्ट, की किस तरीके से आने वाली फ्यूचर जो है, अभी आई थिंक एफआरओ में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था ना। तो इट इज द कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि हाउ वी कैन, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, डेवलपमेंट को स्टडी कराने में मदद करता है। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किसका है, ये डेवलपमेंट, ओके। डेवलपमेंट दैट मीन्स हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको किस तरीके से ये एनवायरनमेंट दिया जाए, ये जो हम लोग देख, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, तो किस तरीके से उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, नीड तो पूरी करनी है लेकिन एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो अभी जो है, जो प्रेजेंट में कंडीशन है उसकी नीड तो पूरी हुई हो, लेकिन फर्दर जो है, फर्दर जो फ्यूचर है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। प्रेजेंट without compromising the ability of future generation, जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी सारी जो नीड्स है उनको भी पूरा करना है, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, लिख लीजिए पूरा, टू मीट देयर ओन नीड्स, टू मीट देयर ओन नीड्स, मीट देयर ओन नीड्स, उनकी जो नीड्स है उसको भी क्या करना है, पूरा का पूरा आपको प्रॉपर तरीके से पूरा करना है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है कि विदाउट यूजिंग व्हाट, तो मतलब इतना यूज करें कि अभी की नीड तो पूरी हो जाए, लेकिन कंजर्वेशन बहुत जरूरी है ना। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये काफी इस तरीके का स्टेटमेंट पूछा भी गया था कई बार कि प्रिंसिपल क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है आपके पास में, सीधा एसडी लिख रहा हूँ, काफी सब्जेक्ट है इन सेंसिटिविटी का। सब्जेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ sensitivity in the context of sensitivity in the context of नेचुरल रिसोर्सेज। इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अभी आप देखिए पेट्रोल डीजल वगैरह का इतना यूज हो रहा है, लेकिन फ्यूचर क्या है, फ्यूचर फ्यूल्स क्या होने चाहिए, इस सब पे भी काम होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वन टू अनदर जनरेशन, ताकि जो हमारे आने वाली फ्यूचर वाली जनरेशन है उसको सफर ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट का एक्सेसिव यूज जो होगा वो आने वाले फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे अभी देखो वर्ल्ड की बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो रिसर्च पे काम करेगी, किस तरीके से एनवायरनमेंट को आप डेवलप कर सकें, किस तरीके से एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा सके। तो इसको लेकर के काफी चीजें मेन वो क्या है, इनका फोकस है। तो जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो इससे ये बात निकल के आती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो ये है कि किस तरीके से कंजर्वेशन हो। कंजर्वेशन किसका, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाए, प्रॉपर मैनर में नेचुरल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये बहुत जरूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज आपके हेल्पफुल होंगे फ्यूचर जनरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैं बोलूँ कि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, बिकॉज ये टाइम की डिमांड है। ये अभी एनवायरनमेंट जो है आपकी टाइम टाइम की डिमांड है।
तो इससे एक क्वेश्चन जो पहले भी बन चुका है वो ये है कि एक कमीशन रिपोर्ट आई थी आपकी अवर कॉमन फ्यूचर, मैं बताता हूँ किसकी थी, WCED थी, ED की। तो ये रिपोर्ट पूछी गई थी अमन अवर कॉमन फ्यूचर, सी सेट के एग्जाम में, कि अवर कॉमन फ्यूचर जो है एक रिपोर्ट जनरेट की थी WCED ने, है ना, WCED ने। तो व्हाट इज WCED? इट इज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट ऑन एनवायरमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा ये तीनों जो टर्म लिखा रहा हूँ कि अवर कॉमन फ्यूचर जो है WCED ने 1987 में 1987 में इन्होंने क्या किया था, इसमें एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिए मैंने दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट बातें बताई है। एक तो मैंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बताया था, वहां पे एनवायरमेंट में बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आपके पास में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है। और 1987 में, है ना, 87 में तुरंत आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये लेके आए थे। तो हम सीरीज वाइज चलेंगे। जैसे 1962 में बताया मैंने आप लोगों को, एक बुक पब्लिश हुई साइलेंट स्प्रिंग, जो कि लिखी थी रशेल कार्सन ने, जो कि बहुत बड़े अमेरिका के इकोलॉजिस्ट थे। देन 1986 में हमने डिस्कस किया कि इसको लेकर के एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट। एंड देन हम लोग 1987 में एक आपके पास में एक रिपोर्ट जनरेट हुई जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि रिपोर्ट जनरेट की थी WCED ने, वर्ल्ड कमीशन इन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक्सप्लेन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर में। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बट इट वाज टू एजेंडा 21, है ना, एजेंडा 21, रियो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील में, एजेंडा 21 नाम से, जो कि यूजुअली आपके पास में 1992 में हुई थी, 1992 में, है ना। 86 87 के बाद क्या है आपका 1992। और 1992 में जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो कॉन्फ्रेंस ब्राजील में, ठीक है, रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राजील में, वहां पे अर्थ समिट में ये पूरी की पूरी बात का मतलब, जो अर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस मुद्दे को फोकस किया गया था। ठीक है, तो इस जो ये रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे काफी हाईलाइट हुआ था, हाईलाइट हाईलाइटेड द डिस्कशन, या हाईलाइट द डिस्कशन। तो अगर कोई पूछे कि 1992 में हुआ क्या था, तो एक चीज याद रखना, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट। और इस अर्थ समिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, किसको हाईलाइट किया गया था, रियो में जो हुआ था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्कशन का मेन टॉपिक था दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अवर कॉमन जो रिपोर्ट टाइटल की गई थी, उस रिपोर्ट का नाम भी था आपका अवर कॉमन, जो अवर कॉमन फ्यूचर है 1987 में, उसमें जो जो पॉइंट्स निकल के आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, उसको काफी हाईलाइट किया गया था एजेंडा 21 के अंदर में, 1992 में जो एक रियो में कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 इज अर्थ समिट। ठीक है, जो है आपके पास में, जो कि रियो कॉन्फ्रेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अपार्ट फ्रॉम दैट 2002 में, है ना, 2002 में फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया, और 2002 में आपके पास में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, है ना, 2002 में फर्दर इसका एक्सटेंशन हुआ। 10 साल बाद ये मीटिंग को फर्दर में इस पॉइंट को फर्दर डिस्कस किया गया, और जोहान्सबर्ग में। अभी देखिए काफी सारे जो है इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं आपके पास में। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग के अंदर में आपका कॉन्फ्रेंस को जनरेट वो किया गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से अर्थ समिट हुए या एक इवेंट्स हो रखे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड की, जिससे क्या होगा आपके पास में, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन पॉइंट्स को उठाएंगे जो कि आपके पास में इंपॉर्टेंट है। किसको लेकर के इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। तो इवेंट्स काफी पूछता है, सीधी सी बात है ना। मेरी स्टडी रही है 3-4 महीने के इन सब तरीके के एग्जाम्स को लेकर के, और वहां मेनली इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा कुछ आपसे आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने कुछ बहुत बड़ा एनवायरनमेंट में कुछ किया होगा, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीजें हुई क्या है, क्या क्या इवेंट्स आपके हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, है ना। आप इनकी शीट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम टाइम में
दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका इवेंट, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ग्रोथ रिपोर्ट। सबसे पहले आपके पास में द लिमिट ग्रोथ रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई थी 1972 के अंदर में, याद रखिएगा 1972 में। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, पब्लिकेशन ऑफ ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो कि अप्रैल 1987 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एनफोर्समेंट ऑफ प्रोटोकॉल, जो कि आपका सितंबर 1987 में इन्फोर्स किया गया था। और देन योर रियो अर्थ समिट, अभी हमने डिस्कस किया 1992 में, इट इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जून 1992। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने टर्म वाइज 1972 से 1987, 87 में ही आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आपके पास में रियो अर्थ समिट आपका जनरेट हुआ। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि किसके ऊपर था, ये ओजोन डिप्लीशन के ऊपर में, ओजोन डिप्लीशन के ऊपर में कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, मेनली तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके पास में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल, मोन्टो प्रोटोकॉल, काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि किससे क्या है ना। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो डिस्कशन का मेन मुद्दा है कि क्या क्या पॉइंट्स रखे जाएं, किन किन पॉइंट्स पर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका वर्क करता है, क्या क्या उसकी फंक्शनल बॉडीज किस किस पर वर्क कर रही हैं, क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो जैसा कि हम मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जो अभी के टाइम में जो यूटिलाइजेशन एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का, उनका इस तरीके से यूज किया जाए ताकि हमारे पास में जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जैसे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो फोकस की बात करें, जो पॉइंट्स की बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पर काम करता है, पॉइंट्स ऑफ किसको लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिनको जिनके ऊपर काम करना चाह रहा है या कुछ काम कर रहा है, दैट इज योर पोवर्टी। सबसे पहला क्या है आपका, पोवर्टी मिटिगेशन, किस तरीके से पोवर्टी को क्या किया जा सके, कम किया जाए। भुखमरी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट आपका मतलब एक मेजर कंसर्न कह लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न कह लीजिए, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि किस तरीके से भुखमरी को कम किया जाए, है ना। दूसरा बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का कन्वर्सेशन कंजर्वेशन तो एक हाईलाइटेड मुद्दा है कह लीजिए आप लोग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कशन। ठीक है, तीसरा है कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन तो देखिए, आप देखिए डे बाय डे किस तरीके से दिल्ली वगैरह में आपका इस पोल्यूशन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो किस तरीके से चेंज होता जा रहा है और कितना हार्मफुल है, इससे कितनी डिजीजेस हो सकती हैं। तो सोचिए जो फ्यूचर जनरेशन में इस तरीके का एनवायरनमेंट जाएगा तो किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा। तो इस पर मेन फोकस है इसका, जितनी भी गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्निंग बॉडी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के ही। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट खुद में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, और इसमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है ना। तो ये चीजें, नेक्स्ट है आपके पास में कि ये जो एनवायरनमेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, किस तरीके से काम करता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन का सोर्स होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस होंगे आपके पास में, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पे काम करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस पर बेस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैं, वो आपके पास में काम करेंगी। ठीक है, तो जैसे सपोज करके जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से निकल के आती है, इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स होगा, तो इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्टेन की जाती है आपकी, जैसे इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो आप लिख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय किस किस तरीके से। एक तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होगी आपके पास में, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हो गया।
फिर उसके बाद में स्टैटिस्टिकल मेथड। देखिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं आपका एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में, तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे, उस एरिया के में देखेंगे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बाय द टाइम, उसकी स्टडी करते हैं वो लोग। तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करेंगे और उस डाटा के बेसिस पर आपका जो है पूरी रिपोर्ट को बनाएंगे और बताएंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में हम लोग देखें तो वर्ल्ड लाइफ जो आपका वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट है जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता है आपका, है ना, WWF आपका, जो कि देहरादून में आपके पास में है ना। तो WWF का मेनली काम क्या है आपके पास में कि वो इन सब चीजों पे वर्क करता है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे, आइदर इट इज फ्लोरा और फौना, वो एंडार्जिंग स्पीशीज है तो क्या किस तरीके के क्या चेंजेस आए कि वो आपकी स्पीशीज इतनी एंडार्ज होगी, इन सारी चीजों पे काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिमोट सेंसिंग की बात करें तो रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट भी आपका देहरादून में, ये भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर इंफॉर्मेशन सोर्स दैट इज GIS इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये मेजर सोर्सेज है जहां से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट आपका वर्क कर रहा है। तो ये सर्टेन इंफॉर्मेशन जो है आपका एक रोड मैप जनरेट करेंगे और उस रोड मैप पे काम करते हैं। ठीक है, एक रोड मैप जनरेट करेंगे। जैसे मैं खुद जानता हूँ, मैंने अपनी बैचलर्स की जो ट्रेनिंग है वो आपका FRI से किया है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो वहां पे आपके पास में काफी सारी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर में काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो जैसे प्लांट्स के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर स्टडी की जाती है कि पूरे इंडिया में पर्टिकुलर रीजन में जो ग्रोथ है किसी पर्टिकुलर प्लांट की, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आए। तो सारे काफी इंटरेस्टिंग स्टडी। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम लोग SD लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये जो इंफॉर्मेशन है दो चीजों पर डिपेंड करती है, दो दो तरीके से, मतलब दो तरीकों से ली जाती है, दो जो मेथडोलॉजी है। तो वन इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एक जो इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड ली होगी, एक तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और दूसरा रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। आप ह्यूमन एक्टिविटी का एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो जिस जगह पे भी आप हो उसमें देखो 10 साल में क्या क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल चेंजेस, है ना, सारी चीजों को लेकर के। तो वो किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इफेक्ट डालेंगे, इस चीज को देखेंगे हम लोग। जैसे एनवायरनमेंट की बात करें तो नेचुरल हैबिटाट में, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें अगर हम लोग, तीसरा हम लोग बात करें फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, फंडामेंटल फैक्टर्स फॉर एनवायरनमेंट। चौथा अगर हम लोग बात करें स्टेटस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा जो है फोकस रहेगा, है ना। जो एनवायरनमेंट, जैसे मान लो कोई मुझे रिपोर्ट बनानी है तो मैं देखूंगा कि वो रिपोर्ट किससे रिलेटेड बनानी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड या ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड, क्योंकि वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करने वाले हैं, अफेक्ट करने वाले हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे पॉपुलेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, की जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे आप रह रहे हो 10 साल में चेंजेस देखिए, तो 10 साल में मैं जहां रह रहा हूँ वहाँ पॉपुलेशन सबसे एक इंपॉर्टेंट वो है। यहाँ पे आपका ग्रोथ जो है 2 साल में, डिकेड के अंदर में काफी चेंजेस आए। ठीक है, डेंसिटी जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है उसमें काफी चेंज आया है ना। देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज का जो यूज बढ़ेगा, है ना, तो उनकी अवेलेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो रिसोर्सेज एंड फूड अवेलेबिलिटी। क्योंकि जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ इतना एग्रीकल्चर होता था, वहाँ एग्रीकल्चर का रेट जो है डे बाई डे क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो फूड अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या होगी आपकी, चेंज होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास में जो पर कैपिटा है एवरेज ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, एवरेज स्टैंडर्ड लिविंग, एंड जो एवरेज लिविंग बीइंग का स्टैंडर्ड है उसको लेकर के, पर कैपिटा इनकम को लेकर के स्टडी जो है, क्योंकि ये ये किस पर जाएगा, ये आपका हंगर इंडेक्स वगैरह, जो पॉवर्टी इंडेक्स है इस पर वर्क करेगा।
तो इसकी स्टडी करना भी बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में आपके पास में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, जैसे आप देख सकते हो कि विद इन फ्यू ईयर्स आपके पास में मोबाइल फोन्स में इतना चेंजेस आ गया ना, तो उसका भी इफेक्ट हम देखेंगे किस तरीके से। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो कि रिसर्च का एरिया रहता है, ताकि जिससे क्या कर सके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टडी कर सकें। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो जनरल इंट्रोडक्शन की बात की, क्या बोलते हैं आपका, आपके पास में जो एनवायरनमेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। और अब जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो अथॉरिटीज़ है, गवर्निंग बॉडीज़ हैं, और जो आपकी मैंने प्रोटोकॉल्स की बात की, उनको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसको लेकर के। फिर जो है हमारे पास में जो मेन फोकस रहेगा वो फर्दर इन चीज़ों पे रहेगा कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग इस सीरीज़ को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, लेक्चर्स को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग इसका बेनिफिट ले सकें। एंड साथ ही साथ अपने कमेंट्स दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए कि किस तरीके से और हम लोग चेंजेस को लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल।